हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। टारगेट सीटेट 2022 हिंदी पेडागोजी की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें हम भाषा विचारक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको हिंदी पेडागोजी में बहुत सारे आपके जितना भी आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है कवर करवा दिए हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं और यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास रहेगी और हम भाषा विचारक पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने आपको नोम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत आपकी पेडागोजी में इससे जो भाषा विचारक हैं इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चाहे वो संस्कृत की पेडागोजी हो या फिर हिंदी पेडागोजी हो, ठीक है, यहाँ पर आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है नोम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कराया था। इसके बाद हमने वाइगोत्स्की, इसके पहले हमने बताया था आपको कि कोहलर क्या मानते हैं। ठीक है, कोहलर के पहले पावला बताया था। ठीक है, तो याद रखना है कि किसने किस पर जोर दिया है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कह देंगे कि जो पुनर्बलन होता है इस पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया है, किस विचारक ने। ठीक है, इसके बाद यदि पूछ लें कि अनुकरण पर सबसे ज़्यादा जोर कौन देते हैं, इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर बल कौन देते हैं, तो आप वो सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे, और जीन पियाजे का सिद्धांत आपने CDP में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम केवल ये देखेंगे कि जीन पियाजे जो हैं वो भाषा के बारे में क्या कहते हैं, हिंदी में इन्होंने अपना क्या मत रखा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास 5 रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है जीन पियाजे, तो हम यहाँ पर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे। वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम CDP की आपको क्लासेस देंगे, वहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल से और बेहतर तरीके से आपको कराएंगे, ताकि आपको एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जीन पियाजे ने भी भाषा विचार दिए हैं, क्या इन्होंने कहा है भाषा के बारे में। तो इनसे आपका कंपेरिजन वाला क्वेश्चन आता है। जैसे कह देंगे कि जो वाइगोत्स्की हैं और जीन पियाजे हैं यह भाषा के बारे में क्या मानते हैं। जैसे कह देंगे कि किसके अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। या फिर कह देंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या सही है। कह देंगे भाषा विचार से पहले आती है, विचार भाषा से पहले आते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जब हमारे सारे जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं ये क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आपको वहाँ से एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। आज पढ़ेंगे हम जीन पियाजे, इससे पहले पढ़ा था वाइगोत्स्की। ठीक है, तो देख लेते हैं जीन पियाजे का भाषा और विचार का सिद्धांत, इन्होंने इसमें क्या कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अहम केंद्रित भाषा। अब पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका कि बच्चा स्वयं से बातें करता है, निम्न में से वाइगोत्स्की ने इसे क्या कहा है। या फिर कह देंगे कि बच्चा स्वयं से मौखिक संवाद कहता है, जीन पियाजे से क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है अहम केंद्रित भाषा की बात कौन करते हैं, जीन पियाजे। और यहाँ पर इन्होंने जो भाषा विचार हैं दो इन्होंने भागों में डिवाइड किया है। एक अहम केंद्रित भाषा होती है, यह अवस्था जो है शेष अवस्था में देखने को मिलती है। अहम केंद्रित भाषा जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है तो वह स्वयं से बातें करता है, और यहाँ पर जो व्यवहार होता है वो एक तरफा स्वयं की बात ही मानता है, दूसरे की बात सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं होता। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा यदि कि जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषा किस अवस्था की विशेषता है, तो शेष अवस्था की। यहाँ पर व्यवहार कैसा होता है, तो एक तरफा होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ देख लेते हैं, जीन पियाजे ने एक कमरे में एक रूम था, वहाँ पर कुछ बच्चों को रखा जो कितने वर्ष के थे, 3 से 6 वर्ष। और 3 से 6 वर्ष की अवस्था हमारी क्या कहलाती, शेष अवस्था। और यहाँ पर बच्चा व्यवहार कैसा करेगा, एक तरफा स्वयं को ही सब कुछ मानता है, स्वयं की बात को सर्वोपरि रखते हुए दूसरे की बात को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सुनता है। ठीक है, तो एक रूम लिया और उसमें कुछ बच्चों को रखा जो कितने वर्ष के थे, 3 से 6 वर्ष के थे। और यह बच्चे एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, केवल अपने आप से बातें कर रहे थे। दूसरे बच्चे से दूसरा बच्चा बात नहीं कर रहा था, एक दूसरे से कोई बात ना करके स्वयं से बच्चे बातें कर रहे थे। यही व्यवहार क्या हो गया, उसका एक तरफा अवस्था हो गई, शेष अवस्था। और इस प्रकार के जो व्यवहार है इसे क्या कहा है जीन पियाजे ने, अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, अतः बच्चे की भाषा स्वार्थी अर्थात अहम केंद्र, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो स्वार्थी होता है, स्वयं का स्वार्थ देखता है, दूसरे की बात सुनता ही नहीं। ठीक है, तो ये अहम केंद्रित भाषा हो गई। अब इन्होंने इसी के 2 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला हो गया अहम केंद्रित भाषा और दूसरा होता है समाजीकृत भाषा। तो समाज का क्या है, समाज बाल्यावस्था या इससे आगे की अवस्थाएं जो भी होंगी, चाहे आपकी किशोर अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था, बाल्यावस्था से आगे जितनी भी आएंगी। ठीक है, सारी अवस्थाएं। और व्यवहार कैसा हो जाएगा, दो तरफा। जब समाज में बालक रहेगा तो एक दूसरे से क्या करेगा, संवाद करेगा। तो इसी को क्या कहा इन्होंने, समाजीकृत भाषा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। भाषा विचार के बारे में जीन पियाजे क्या कहते हैं कि
सबसे पहले इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो बताया इन्होंने अहम केंद्रित या स्वार्थी बच्चा, और एक बताया समाजीकृत बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बच्चों को मतलब एक रूम में रखा और सभी बच्चे एक दूसरे से मौखिक संवाद कर रहे थे, ठीक है। तो एक जीन पियाजे के अनुसार कौन सी भाषा होगी, समाजीकृत भाषा होगी। अवस्था कौन सी होगी, बाल्यावस्था होगी। और यहाँ पर व्यवहार कैसा होगा, दो तरफा, मतलब एक बच्चा बोलेगा और दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा तो फर्स्ट वाला सुनेगा, ठीक है। तो ये होता है मौखिक संवाद। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। आपने जब वाइगोत्स्की पढ़ा होगा, वहाँ पर हमने बताया था वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं, लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, ठीक है। तो ये हुआ जीन पियाजे के भाषा के बारे में इन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब इसके बाद जो इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, उसकी इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, और प्रत्येक स्टेज की क्या कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो एक वीडियो हम लाएंगे जहाँ पर आपको संपूर्ण अवलोकन कराएंगे जीन पियाजे का, ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है जीन पियाजे का, आपको याद रखना है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और जो ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी इस तरह का देखने को मिल जाए कि बच्चे सक्रिय होते हैं, ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, ये कौन कहता है, तो हमारे जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसकी 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ये हमारे भाषा विचारक यहाँ पर क्लियर होते हैं, क्योंकि आपको सारे भाषा विचारक किसने भाषा के बारे में क्या कहा, जिसने भी ये सारे वीडियोस देखे हैं उसके यहाँ पर 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शिक्षण सूत्र। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है या कौन सा शिक्षण सूत्र है। तो यहाँ दिया है कि शिक्षण सूत्र वे सूत्र हैं जिनसे शिक्षण को सरल, सरस और रुचिकर तथा सुगम बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षण सूत्र जो होते हैं इससे शिक्षण को सरस, सरल, रुचिकर, सुगम बनाया जाता है, ना कि मनोरंजन प्रदान किया जाता। आपके ऑप्शन में दे देंगे कि भाषा में शिक्षण सूत्र का महत्व होता है। भाषा को सरल, सरस, रुचिकर बनाने में, कह देंगे भाषा को मतलब भाषा से आनंद लेने में। तो इस तरह के जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। यहाँ पर ये आपको चारों शब्द याद रखने हैं। भाषा को सरस, सरल, रुचिकर और सुगम बनाने के लिए शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब देख लेते हैं कि भाषा में कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा है, दे देंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर। तो आपको इनका क्रम याद रखना है कि कौन कौन से हिंदी में शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर ये शिक्षण सूत्र होता है। जिसने भी आगमन और निगमन विधियाँ पढ़ी होंगी उसको बेहतर तरीके से पता होगा कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इसको क्या समझना, इसको इस तरह से समझेंगे कि बालक को पहले वो चीज़ें बताई जाती हैं जो उसे ज्ञात हो, मतलब उसके जीवन से जोड़कर। जैसे हमें उसको क्या पढ़ाना है, कोई जल के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके घर के नल, मतलब घर में जो नल लगा हुआ उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम अन्य चीज़ें जैसे वाटरफॉल दिखा दिया, नदी तालाब बता दिए, ठीक है। तो जो पहले ज्ञात है मतलब उसे नल ज्ञात है, मतलब अपने घर का जो नल है वो चालू कर लेता है, बंद कर लेता है, तो वो ज्ञात हो गया, ठीक है। और अज्ञात मतलब जो उसे पता नहीं है। तो पहले ज्ञात चीज़ों का उसको ज्ञान देंगे, इसके बाद अज्ञात की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखें, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ये होता है शिक्षण सूत्र। नेक्स्ट है, यहाँ पर उदाहरण लिए गए हैं कि मातृभाषा का ज्ञान होने पर राजभाषा या मतलब उदाहरण आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर है सरल से कठिन की ओर। बच्चे को पहले सरल चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद कठिन चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। डायरेक्ट में यदि हम बालक को कठिन चीज़ें बताएंगे तो फिर बालक को समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी क्या याद ही नहीं होगा कुछ, ठीक है, समझ ही नहीं पाएगा बालक। तो यहाँ पर सबसे पहले सरल चीज़ें, जैसे पहले मान के चलिए वर्णमाला का ज्ञान करा दिया, इसके बाद वर्णों के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, ठीक है। तो इस तरह से कविताएं, कहानियाँ आदि बताते हुए चलते हैं। तो पहले सरल शब्द, इसके बाद कठिन शब्दों का अभ्यास कराया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब पहले संपूर्ण चीज़ को दिखाया जाता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे हिस्से करके दिखाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई हमने चित्र दिखाना है, तो सबसे पहले, या मान के चलिए कि कोई जानवर हमने बच्चे को दिखाया, तो सबसे पहले हम पूरे, जैसे मान के चले हाथी को दिखा दिया, ठीक है। तो बालक पहले संपूर्ण हाथी को देखेगा, इसके बाद उसके एक एक पक्ष पर ध्यान देगा, मतलब सूक्ष्म चीज़ों पर, जैसे कान देखेगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद उसकी पूंछ देखेगा, तो ये सूक्ष्म होता है। तो सबसे पहले संपूर्ण को दिखाया जाता है, इसके बाद सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान बालक को कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर
पूर्ण से अंश की ओर। वही बात हो गई सूक्ष्म से, मतलब स्थूल से सूक्ष्म कह दें, या पूर्ण से अंश, मतलब संपूर्ण पहले और इसके बाद उसके एक एक अंश को दिखाया जाता है, तो ये याद रखना आप, ठीक। नेक्स्ट है विशेष से सामान्य की ओर, मतलब बालक को पहले विशिष्ट उदाहरण देते हैं। उदाहरण कैसे होते हैं, विशेष होते हैं, और नियम कैसे होते हैं, सामान्य। तो सबसे पहले हम बालक को किसी भी चीज़ यदि हमें बालक को कराना है या उसका ज्ञान उसे देना है, तो सबसे पहले हम उसे विशेष उदाहरण देंगे और इसके बाद बालक को नियम बताएंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है आपका। जैसे गणित में मान के चलिए हमें कोई सॉल्व कराना है कोई उदाहरण, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके अन्य उदाहरण देंगे, इसके बाद उसका एक नियम बना देते हैं किस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या होता है, मनोविज्ञान अर्थात बच्चे की रुचि, जिज्ञासा, इच्छा, अभियोग्यता, अभिवृत्ति आदि से होता है। तो मतलब बालक की जिस चीज़ में रुचि होगी पहले उसे हम कराएंगे, इसके बाद उसी चीज़ में उसका तर्क विकसित करेंगे, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान से तर्क की ओर। नेक्स्ट होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो आपने विश्लेषण संश्लेषण विधि पढ़ी होगी, आपको अच्छे से याद होगा। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। तो पहले वस्तुओं को तोड़ते हैं, इसके बाद जोड़कर बालक को पढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आगमन से निगमन की ओर। तो आगमन और निगमन विधि आपने अच्छे से पढ़ी होगी हिंदी में, ठीक है। आगमन में क्या होता है, पहले विशेष उदाहरण दिए जाते हैं, इसके बाद नियम निकाले जाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम, इसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। तो इतने शिक्षण सूत्र आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, कह देंगे निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है, और या फिर इस तरह से कह देंगे कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का सूत्र है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक शिक्षण सूत्र होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा पढ़ेंगे भाषागत दोष। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कह देंगे कि बालक जो है वो डी को बी पढ़ता है या बी को सी पढ़ता है, या फिर कोई बालक है जो राजेंद्र है, जैसे यहाँ पर राजेंद्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो राजेंद्र को राजेंद्रा पढ़ता है, ठीक है। मेहनत को मेहनत पड़ता है। तो किस तरह के दोष होते हैं, तो भाषागत दोष से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।